सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए की एक लाल बोतल कुछ लोगों के लिए यह अपनी दिन भर की थकान मिटाने का जरिया, तो कुछ लोगों के लिए रात भर जागकर अपना भविष्य बनाने का सहारा। कोई इसे गरीबों का रेड बुल कहता है तो कोई इसे छपरियों का ड्रिंक कहकर इसका मजाक उड़ाता है। लेकिन इन सभी बातों के परे ये एक ऐसी कहानी है जिसने भारत के अरबों डॉलर के बेवरेज मार्केट में भूचाल ला दिया था। यह कहानी है स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की। कैसे एक 20 रुपए के प्लास्टिक बोतल ने 120 की कीमत वाले रेड बुल जैसे ब्रांड के साम्राज्य को लगभग खत्म कर दिया। क्या वो सिर्फ एक सस्ती ड्रिंक है या फिर इसके पीछे पेप्सिको की दशकों की सोची समझी बिजनेस रणनीति का कमाल है? क्या वाकई में ये लाल रंग का पीने का पानी सेहत के लिए धीमा जहर है या फिर नहीं? और जानते हैं स्टिंग की कामयाबी की इस असाधारण केस स्टडी को। 21वीं सदी की शुरुआत में भारत के लिए एनर्जी ड्रिंक ये थोड़ा अनसुना और अनजाना शब्द था। ये एक ऐसा बाजार था भारत में जो था ही नहीं असल में अगर सोचा जाए तो। 2001 में कोका कोला ने शॉक नाम का एक ड्रिंक और सन 2008 में पेप्सिको ने सोबे के साथ इस बाजार में उतरने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही बुरी तरीके से नाकाम हो गए। भारतीय ग्राहकों को ये समझ ही नहीं आया कि अपनी प्यास बुझाने के लिए वह कोला या फिर जूस से ज्यादा पैसे क्यों खर्च करे। फिर आता है दोस्तों यहाँ पर साल 2009 और खेल पूरी तरीके से बदल जाता है। ट्रिया की ब्रांड रेड बुल ने भारतीय बाजार में कदम रखा, लेकिन रेड बुल सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बेच रहा, वो एक लाइफस्टाइल बेच रहा था। उसका टारगेट था एकदम से साफ यहाँ पे कि बड़े शहरों के अमीर युवा, कॉलेज स्टूडेंट और एथलीट और पार्टी करने वाले लोगों को उनको टारगेट करना था। लगभग 100 रुपए की कीमत में चमकदार कैन में बंद ये ड्रिंक देखते ही देखते एक स्टेटस सिंबल बन गई थी। रेड बुल ने न सिर्फ एनर्जी ड्रिंक का बाजार बनाया बल्कि उसे यहाँ पर पूरी तरीके से अपना बना लिया था। साल 2015 आते आते भारत के 60% से भी ज्यादा एनर्जी ड्रिंक मार्केट पर सिर्फ रेड बुल का कब्जा था। वो इस खेल का अकेला राजा बना बैठा था। एक तरफ जहां पर रेड बुल का साम्राज्य फैल रहा था, वहीं पर दूसरी तरफ पेप्सिको इंडिया के लिए हालत और भी बदतर होते जा रहे थे। 2015-16 तक पेप्सी और ट्रॉपिकाना जैसे उसके मुख्य ब्रांड की बिक्री लगातार गिर रही थी। कंपनी को भारी नुकसान भी हो रहा था। सोबे के नाकामी का जख्म अभी भी ताजा था और कंपनी एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट में दोबारा हाथ डालने से डर रही थी बहुत। लेकिन तभी बाजार में एक ऐसा बदलाव होता है जिसने पेप्सिको के लिए एक संजीवनी का काम किया। 2016-17 में भारत के फूड सेफ्टी एजेंसी FSSAI ने एनर्जी ड्रिंक्स के लिए नए और सख्त नियम लागू कर दिए। भारतीय बाजार में अब किसी भी ड्रिंक में कैफीन की मात्रा 300 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा नहीं हो सकती थी। साथ ही हर बोतल पर यह चेतावनी लिखना अनिवार्य हो गया था कि इसका ज्यादा सेवन हानिकारक है। इन नियमों ने पूरी बाजार को हिलाकर रख दिया था। कई छोटे मोटे ब्रांड बाजार से बाहर हो गए थे और खालीपन पैदा हो गया था बाजार के अंदर। और यहाँ पर पेप्सिको के रणनीतिकारों ने इस खालीपन को एक खतरे की तरह नहीं बल्कि अपनी वापसी के लिए एक सुनहरा अवसर की तरह देखा। अब यहाँ पर पेप्सिको को एक ऐसे प्रोडक्ट की तलाश थी जो सस्ता भी हो और असरदार भी उनके लिए। उनकी खोज उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया में ले गई। फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों में स्टिंग नामक एक एनर्जी ड्रिंक पहले से धूम मचा रही थी। ये ड्रिंक वहाँ पर इसलिए सफल थी क्योंकि उन देशों का बाजार भारत की तरह सेंसिटिव था, यानी कि इन सभी जगह पर ग्राहक कीमत को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया करते हैं। पेप्सिको को अपना हथियार मिल चुका था और उन्होंने यहाँ पर स्टिंग को भारत लाने का फैसला कर लिया। पेप्सिको ने यहाँ पर स्टिंग को 3 चरणों वाली एक ऐसी रणनीति के साथ लॉन्च किया जिसने रेड बुल के किले को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। स्टिंग की रणनीति का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था उसकी कीमत। 2020 में पेप्सिको ने स्टिंग को 250 ml की PET बोतल में सिर्फ 20 रुपए में लॉन्च कर दिया। यह एक मामूली फैसला नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी फैसला था। इस एक कदम ने स्टिंग को कभी कभी पीने वाली महंगी ड्रिंक की कैटेगरी से निकालकर रोजमर्रा के सस्ती सॉफ्ट ड्रिंक के कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया था। अब एक छात्र, एक मजदूर या फिर एक आम आदमी को स्टिंग खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़ता था। यह एक इम्पल्स बाय बन चुका था। इसके पीछे का विज्ञान भी बहुत ही ज्यादा सरल था। रेड बुल का एल्यूमिनियम कैन विदेश से आयात होता था जो महंगा था, वहीं पर स्टिंग के प्लास्टिक की बोतल भारत में ही बनती थी जिससे लागत जमीन आसमान कम हो गई। रेड बुल की यहाँ पर सबसे बड़ी कमजोरी उसकी पहुँच थी। वह सिर्फ बड़े शहरों के सुपरमार्केट और हाई एंड स्टोर्स तक ही सीमित थी। यहीं पर पेप्सिको ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। वरुण बेवरेजेस के साथ मिलकर उन्होंने अपने दशकों पुरानी विशाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का इस्तेमाल किया। देखते ही देखते स्टिंग देश के 20 लाख से भी ज्यादा रिटेल स्टोर में पहुंच गया। ये ड्रिंक यानी कि स्टिंग सिर्फ दिल्ली और मुंबई में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के छोटे मोटे गाँव तक भी पहुँच चुके थे, यानी कि वहाँ के किराने दुकान तक पहुँच चुके थे और एक कस्बे के पान के दुकान पर भी वो उपलब्ध था। स्टिंग वहाँ पहुँच गया था जहाँ पर रेड बुल पहुँचने का सोच भी नहीं सकता था। तीसरा चरण यहाँ पर यह था कि मार्केटिंग के मामले में स्टिंग एक अलग ही रास्ता अपना रहा था। जहाँ पर रेड बुल फार्मूला और ग्लोबल इवेंट से कूल और एलाइड दिखा रहा था, वहीं पर स्टिंग ने जमीन से जुड़ी हुई मार्केटिंग की। इसकी टैगलाइन सीधी और सरल थी, एनर्जी बोले तो स्टिंग। बोतल का चटक लाल रंग दूर से ही ध्यान खींचता था और इसकी कैंडी जैसी मीठी स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आई। और फिर पेप्सिको ने अपना आखिरी तुरुप का इक्का फेंका। अक्षय कुमार की छवि एक मास हीरो की है जो आम जनता से सीधे कनेक्ट कर जाती है। उनके एनर्जी से भरपूर विज्ञापन ने स्टिंग को घर घर तक पहुँचा दिया था। और आपको ये भी बता दूं कि इस अचूक रणनीति का नतीजा एकदम से चौंकाने वाला था। आंकड़े खुद अपनी कहानी कहते थे। 2018 में जहां पर रेड बुल का मार्केट शेयर 75% का था, वहीं पर 2023 में वह सिमटकर सिर्फ 7% का हो गया। और स्टिंग का क्या? स्टिंग यहाँ पर अकेले 90% मार्केट शेयर पर कब्जा कर चुका था और भारत के एनर्जी ड्रिंक मार्केट का फिर विवाद बादशाह बन चुका था। इसकी बिक्री भारत में रॉकेट की रफ्तार से बढ़ गई थी। 2021 में 2.3 करोड़ बोतलें, 2022 में 6.5 करोड़
करोड़ बोतलें और 2023 में 11 करोड़ से भी ज्यादा बोतलें इसकी बिकी थी। इस कामयाबी के साथ साथ स्टिंग पर कुछ सामाजिक ठप्पे भी लगे। पढ़े लिखे शहरी वर्ग ने इसे गरीबों और छपरियों का ड्रिंक कहना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पर एक विडंबना आप देखिए, इसी ठप्पे ने स्टिंग की सफलता को और पक्का कर दिया, क्योंकि स्टिंग ने अपना असली ग्राहक वर्ग उन्हीं लोगों में पाया जहाँ पर भारत का वो विशाल ब्लू कॉलर वर्कफोर्स है, जिसके लिए ये कोई स्टाइल स्टेटमेंट नहीं बल्कि अपने काम के लिए जरूरी ऊर्जा पाने के लिए सस्ता और सुलभ जरिया था। क्या ये लाल वाला जहर है या फिर इसका लाल रंग FSSAI द्वारा स्वीकृत फूड कलर से आता है? अगर कैफीन की बात करें तो स्टिंग की 250 ml बोतल में लगभग 72 mg कैफीन होता है, जबकि रेड बुल में 80 mg। यह मात्रा एक सामान्य कप कॉफी से बस थोड़ी ही ज्यादा है। और हैरानी की बात तो यह है कि स्टिंग में चीनी की मात्रा रेड बुल से भी कम है। देखो यार, असली खतरा इसके किसी भी सामग्री में नहीं, इसके ओवरडोजेज में, यानी कि ज्यादा सेवन में। इसकी कम कीमत और बहुत ज्यादा उपलब्धता के कारण लोग दिन में कई बोतलें इसके पी जाते हैं, जो यकीनन दिल की धड़कन बढ़ाने के लायक हो जाते हैं। और कई सारी स्वास्थ्य समस्याएं भी ओवरडोजेज के कारण हो सकती है। अब देखो यार, स्टिंग की कहानी सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक की सफलता की कहानी नहीं है, भारतीय बाजार के नब्ज पहचानने की कहानी है। यह हमें बिजनेस के 3 सुनहरे सबक सिखाती है। पहला, भारत जैसी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में किफायत हमेशा ब्रांड की विरासत पर भारी पड़ती है। दूसरा, आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपकी पहुंच नहीं है तो ये बेकार है। और तीसरा, अपने असली ग्राहक को पहचानिए। पेप्सिको ने समझा कि भारत का असली बाजार पॉज क्लबों में नहीं बल्कि देश के गलियों और गांवों में बसता है। आज के टाइम पर कोका कोला भी थम्स अप चार्ज के साथ स्टिंग के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल रेस में बहुत पीछे है। स्टिंग की यह केस स्टडी साबित करती है कि भारत में किंग बनने के लिए आपको प्रीमियम नहीं बल्कि पहुंच और किफायती का ताज पहनना होगा।